हाँ जी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम शिवदत्त व्यास है और मैं पिछले 32 वर्षों से माध्यमिक कक्षाओं में हिंदी और संस्कृत विषय पढ़ाता आ रहा हूँ। इसी हिंदी वर्जन का मैं संस्कृत में अनुवाद कर देता हूँ। भवन्तः सर्वेपि मम प्रेम्णः विद्यार्थिजनानां हार्दिक स्वागतं कुर्वन् अस्मि। मम नाम शिवदत्त व्यासः अस्ति। विगत 33 वर्षाणि यावत् अहं माध्यमिककक्षासु हिंदी संस्कृत च विषयं पाठयन् अस्मि। आज मैं आपको अपने सबसे प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाला जो प्रकरण है, वर्णमाला और उच्चारण स्थान, इनके बारे में आपको कुछ समझाऊंगा। वर्णमाला और उच्चारण स्थान इसलिए आवश्यक है क्योंकि भाषा की यह एक प्रकार से नींव है। अगर हमारी नींव शक्तिशाली होगी तो हम आगे भाषा में, चाहे हिंदी, संस्कृत, किसी भी प्रकार की भाषा हो, उस भाषा में हम कभी भी कमज़ोर नहीं रह सकते। अतः भाषा को मजबूत करने के लिए उसका व्याकरण, उसका बेसिक मतलब कि उसकी मुख्य जानकारी, उसका मुख्य नॉलेज है, वह है उसकी लघु इकाइयों में। लघु इकाइयों से ही वृहत इकाई, छोटी इकाइयों से ही बड़ी इकाई बनती है। इसलिए वर्णमाला और उच्चारण स्थान वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के सार्थक समूह से पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ के सार्थक समूह से एक अध्याय अथवा पाठ बन जाता है, और अध्याय अथवा पाठ का समूह कर लिया जाए तो एक पुस्तक बन जाती है, और जहाँ पुस्तकों का समूह हो उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। वैसे किसी भी भाषा की जो सूक्ष्म ध्वनि होती है, उस सूक्ष्म ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण का जो रूप होता है, एक तो उच्चारण के द्वारा, एक अपन लिखित स्वरूप के द्वारा करते हैं। वैसे हम 3 प्रकार से हमारे विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। पहला अभिनय के द्वारा, दूसरा हम बोलकर, तीसरा हम लिखकर हमारे विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए ही हम जितने भी पशु पक्षी, जीव जंतु, इस प्राणी जगत में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ इसलिए कही गई है क्योंकि मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति अभिनय के द्वारा, बोलकर और लिखकर कर सकता है। तो भाषा का ज्ञान करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यही है कि उस भाषा की जो मूल इकाई, जो उसका बेसिक फंडामेंटल, अर्थात उसका जो मूलभूत रूप, जो उसका उच्चारण स्थान है, उसकी वर्णमाला है, उसको पूर्णतः हृदयंगम करना अति आवश्यक है। जैसे संस्कृत में तो किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति या किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि एषा भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति वा। अस्याः विशेषता इयम् अस्ति यत् अस्यां यथा लिख्यते तथैव उच्चार्यते, यथा उच्चार्यते तथैव लिख्यते। तो संस्कृत में किसी भी प्रकार का कोई भी अपवाद या किसी भी प्रकार के कोई किंतु परंतु नहीं है, और विश्व की सबसे समृद्ध और सर्वाधिक प्राचीनतम भाषा है वह संस्कृत भाषा है। फिर भी हिंदी में आपको वर्णमाला और उच्चारण स्थान के बारे में बताया जाएगा। वर्णमाला जो है, जैसे फूल होते हैं, उन फूलों को अगर टोकरी में रख दिया जाए तो वो केवल फूल कहलाएंगे, लेकिन जब उन्हीं फूलों को सुई में धागा पिरोकर जब पिरो दिया जाएगा तो वह एक माला बन जाएगी। वैसे वर्ण बिखरे हुए हैं इधर उधर, उनको क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध
योजना से उनको जमाया जाएगा, लिखा जाएगा, तो उसे हम वर्णमाला कहेंगे। तो वही वर्णमाला हमारे भाषा को शक्तिशाली बनाएगी। तो वर्णमाला में जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वर्णों के प्रकार, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले भी किसी भी भाषा की सबसे छोटी यानी सूक्ष्मतम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। यथा यथा स्वर, व्यंजन। ये वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला आया स्वर, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। यथा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ,
री री। दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, क्षमा प्रातोस्मि। प्लुत स्वर नहीं होता है, प्लुत मात्रा होती है। स्वर होता है मिश्रित। आ, ई, ऊ, री। तीसरा है मिश्रित स्वर। ए, आई, ओ, औ। अब देखिए कि जो भाषा की सबसे छोटी या सूक्ष्मतम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वरों के तीन प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित। पहले जो मैंने प्लुत बताया था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लुत मात्रा होती है, ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा, प्लुत मात्रा। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री। मिश्रित स्वर ए, ऐ, ओ, औ। अब इनका उच्चारण करते समय मुखाकृति जो होती है, अभिनय जो होता है, हाव भाव जो होता है, अपने हाथों का जो संकेत होता है, वो सब भाषा की स्पष्टता पर निर्भर है कि आप अपनी भाषा को किस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं, भाषा को किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं। क्योंकि एक तो व्यवहार की जो भाषा होती है, अर्थात आम जिसे बोलचाल की भाषा कहते हैं, वो बोलचाल की भाषा में और एक साहित्य की भाषा में अंतर होता है। तो बोलचाल की भाषा हिंदी, मारवाड़ी, राजस्थानी, शेखावटी, हाड़ौती, कई प्रकार की अलग अलग भाषाएं अलग अलग प्रकार की चलती है बोली में, तो वो बोली अलग होती है। लेकिन जो भाषा का स्वरूप है, वह स्वरूप हिंदी का संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का है। और हिंदी भाषा भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। वैसे प्राचीन काल में, पूर्व वैदिक काल में संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा थी, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत विलुप्त होने लगी, लेकिन पुनः वापस संस्कृत प्रचलन में है। तो यथा तरणाभ्यास तडागे भवति तथैव भाषाभ्यास मुखे भवति। तो जिस प्रकार से तैरने का अभ्यास तालाब में होता है, वैसे ही भाषा का अभ्यास मुख में होता है। इसलिए जो भी भाषा अपन प्रयुक्त करते हैं, उस भाषा को अवश्य ही बोलते रहना चाहिए नियमित रूप से, अन्यथा उस भाषा का अभ्यास बोलना छूट जाता है। जिस प्रकार से मारवाड़ी सीखने के लिए हम किसी विद्यालय में या किसी शिक्षक या शिक्षिका के पास नहीं गए, क्योंकि मारवाड़ी हमारे घर परिवार में एक आम बोलचाल की भाषा है, सुनकर हम सीख गए। तो वैसे ही आपको अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है,
ये ध्यान से सुनकर बोलना सीख लेना चाहिए। यदा ध्यानेन शृणोति तदा वक्तुम शक्नुवन्ति। अगर ध्यान से सुनते हैं तो बोल भी सकते हैं। अब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित। ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, रि, ऋ, अर्थात इनके उच्चारण में एक मात्रा काले लगेगा। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। मिश्रित स्वर ए, ऐ, ओ, औ। तो वर्णों के उच्चारण में अपनी मुखाकृति, जैसे अ मुंह खुला रहेगा, ई एक मुखाकृति जैसे स्माइलिंग, हंसी जैसी हो जाएगी, मुस्कुराहट की। आ, ई, तो ई, ऊ में ऐसा होगा जैसे कोई समस्या हो। तो इस प्रकार से वर्णों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में अपनी मुखाकृति का ध्यान रखना चाहिए। इति वार्ता। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा है व्यंजन। ये व्यंजन ही कहलाते हैं जब तक इनमें स्वरों का योग नहीं कर देते, अर्थात व्यंजन अपने आप में अपूर्ण हैं। व्यंजनों को वर्ण बनाने के लिए इनमें स्वरों का होना अति आवश्यक है। जैसे 12 खड़ी मात्राएं जिसे कहते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इस प्रकार से 12 खड़ी मात्राएं। 12 खड़ी को मारवाड़ी में अपन 12 खड़ी करने लग गए। तो इन्हीं मात्राओं के आधार पर हमारे जो वर्णमाला है वह वर्णमाला बनती है। जैसे मैंने अभी बताया कि व्यंजन अपने आप में उसी समय तक व्यंजन बने रहते हैं, तब तक वह व्यंजन है। लेकिन जैसे उसमें स्वर मिल गया वह व्यंजन वर्ण में बदल गया। जिस प्रकार से क वर्ण का उच्चारण करते हैं, क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कंग, कह। ये क वर्ण हुआ। क वर्ण की तरह क से लगाकर म तक, श, त्र, ज्ञ, श, स, ह, इन सब को 12 खड़ी मात्राओं के साथ जोड़कर अपन वर्णमाला बना सकते हैं। यही वर्णमाला कहलाती है। जैसे पूर्व में मैंने बताया कि टोकरी में अगर फूल रखे हुए हैं, वो फूल तब तक फूल रहेंगे जब तक टोकरी में पड़े हैं। कोई मालाकार आकर जब सुई में धागा पिरो के जब फूलों को बनाएगा तो वह फूलों की माला बन जाएगी। उनको फूलों की माला नहीं कहकर केवल हम माला कहेंगे, क्योंकि फूल तो कई प्रकार के होते हैं। गुलाब का भी होता है, गेंदे के होता है, चमेली का भी होता है, मोगरे का भी होता है, कनेर का भी होता है, कमल का भी होता है। तो फूलों की अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन माला एक कॉमन वर्ड है। तो माला जो है एक सामान्य जातिवाचक संज्ञा होकर माला, उसी प्रकार से इन स्वरों को अर्थात स्वरों की मात्राओं को जब हम व्यंजनों के साथ जोड़ेंगे तो यह एक वर्णमाला बन जाएगी। जैसे क वर्ग का मैं आपको पूरा का पूरा क वर्ग जो है क, ख, ग, घ, ङ, इन 5 वर्णों का मैं वर्णमाला के साथ उच्चारण करके आपको बताता हूँ। जैसे क का बता दिया, ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खै, खो, खौ, खंग, खह। उसी प्रकार ग, ग, गा, गी, गी, गु, गु, ग्री, गे, गै, गो, गौ, गंग, गह, घ, घ, घा, गी, घी, गु, घू, घ्री, घे, घै, गो, घौ, गंग, गह, ङ, 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 ङी, ङी, ङै, ङो, ङौ, गंग। इस प्रकार से क वर्ग के 5 वर्ण, उनकी 12 मात्राएं जोड़ी तो वो वर्णमाला में सम्मिलित हो गए। अतः वर्णमाला का अभ्यास करना अति आवश्यक है।
तो वर्णमाला के अभ्यास से ही भाषा का अभ्यास संभव होता है। अब अपन आगे वर्णों के प्रकार के अंतर्गत स्वरों का जो अध्ययन किया, अब अपन व्यंजनों का अध्ययन करेंगे कि व्यंजन कब वर्ण बनते हैं। कि जब तक वह व्यंजन बना रहेगा, जब तक कि उसमें स्वरों का मेल नहीं होगा, तो व्यंजन। पॉइंट पहला, क से म तक वर्णों को स्पर्श व्यंजन अथवा वर्गिक वर्ण भी कह सकते हैं। क से म तक वर्णों को स्पर्श व्यंजन अथवा वर्गिक वर्ण भी कहा जा सकता है। अब क वर्णमाला में जैसे क वर्ग, क वर्ग। अब यह व्यंजन तब वर्ण बनेगा जैसे क प्लस अ, क बन गया। ये व्यंजन है, लेकिन जैसे इसमें स्वर मिला क, एक पूरा वर्ण बन गया। उसी प्रकार से क आ, का, क में आ की मात्रा मिली, का बन गया। क ई की, फिर क ई। इसी प्रकार से सभी वर्णों में स्वरों को जोड़ते हुए हम पूरे के पूरे, ये व्यंजन है, ये स्वर है। व्यंजन में जैसे स्वर मिला, ये वर्ण बन गया, अर्थात इनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये केवल व्यंजन है। तो ये उस समय तक अपूर्ण रहते हैं जब तक कि इसमें स्वर नहीं मिल जाता। इस प्रकार से हम वर्णों की जो उच्चारण स्थान, वर्णमाला और उच्चारण स्थान जो है, अभी केवल अपन स्वरों का ही विचार कर पाए। विचार के बाद तत्पश्चात अपन व्यंजनों को कैसे बनाया जाता है, व्यंजन वर्णों को कैसे बनाया जाता है, उसको सीखेंगे। इति वार्ता।